देखिए आज एक्सरसाइज हमारी है दो चर वाले रैखिक समीकरण इगो। देखिए रैखिक समीकरण क्या होते हैं? ऐसे समीकरण जिनसे हमारी रेखाएं प्राप्त होती हैं। हल करने पर क्या प्राप्त होता है? रेखा। ठीक है, अगर उनके अलग अलग पॉइंट रखेंगे तो उनसे एक रेखा बनेगी। अब इसमें देखो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस समीकरण में हमें क्या करना होगा कि हमें समीकरणें दी होंगी और उनके वैल्यूज निकालने होंगे। मान किसके निकालने होंगे? एक्स वाई, या इनमें भी कोई चीज गायब हो सकती है। या क्या हो सकता है, जैसे रेखाओं के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। रेखा हमारी एक तो देखो ये दो रेखाओं के संबंध, दूसरा संबंध क्या हो सकता है ये, और तीसरा संबंध क्या हो सकता है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। ठीक है, इससे बोला जाता है समांतर रेखा, पैरेलल लाइंस, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस या प्रतिच्छेद रेखा, और ये बोला जाता है हमारा संपाती रेखा या कोलिनियर लाइंस। ठीक है, तो ये तीनों के प्रकार होते हैं। ज्ञात कैसे किए जाएंगे? किसी भी सवाल में हम कैसे ज्ञात करेंगे ये रेखा कौन सी है? भाई कोई भी सवाल अगर दिया है उसमें दो इक्वेशन दी होगी। एक देखो ये दिया होगा a1 b1 c1 और दूसरा दिया होगा a2 b2 y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, अब वो कहेंगे बताइए ये लाइनें कैसी हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है या कोलिनियर है। ठीक है, समांतर रेखा, संपाती रेखा या प्रतिच्छेद रेखा। तो इनको देखकर कैसे बताया जा सकता है? देखिए इसका एक फार्मूला ये देते हैं। सबसे पहले तुम तुलना करेंगे, निकालेंगे इनके कोफिशिएंट यानी गुणांक a1 a2 b1 b2 c1 और c2। ठीक है, फिर क्या करेंगे? देखो ये सबसे पहले हम कंपेयर करके निकालेंगे, फिर इनके हम रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेशियो। तो देखो रेशियो a1/a2 b1/c1/c2। इनके बीच में तीन संबंध बन सकते हैं। देखो पहला संबंध क्या बन सकता है कि ये रेशियो जो है इसके बराबर ही ना आए। पहली कंडीशन क्या बन सकती है? a1/a2 इक्वल नहीं आया है b1/b2 के। अच्छा, हो सकता है पहला वाला तो इक्वल आ जाए। भाई एक कंडीशन ये बन सकती है कि पहला ही इक्वल ना आए, कि पहला वाला रेशियो इसके साथ में ही इक्वल ना आए। अगली कंडीशन क्या बन सकती है कि ये वाला तो इक्वल आ गया मगर बाद वाला इक्वल इसके नहीं आया। अब तीसरी कंडीशन एक और बन सकती है कि ये तो आया ही था इक्वल, हो सकता है ये वाला भी इक्वल आ जाए। तो a1/a2 b1/ और c1/c2। तो यही तीन कंडीशनों से हम बताएंगे कि रेखाएं कैसी हैं। पहली कंडीशन अगर ये हमारी है तो ये रेखाएं जो बनेंगी वो ऐसी बनेंगी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी प्रतिच्छेद रेखाएं। कब? जब पहली कंडीशन ही इक्वल नहीं आ रही है। ठीक है, अच्छा इस रेखाओं में मेरे क्या क्या ज्ञात किया जा सकता है? सबसे पहला पॉइंट कि इसके हल कितने होंगे। तो ये लाइनें एक दूसरे को एक ही जगह पर काट रही हैं, कितनी जगह काट रही हैं? तो इस रेखा में केवल एक हल निकलेगा यानी यूनिक सोल्यूशन या एकमात्र हल। ठीक है, ऐसी लाइनों के कितने हल निकलते हैं? रेखा का प्रकार इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेद रेखा। हल कितने होंगे? एकमात्र हल। ठीक है, अब क्या आता है सेकेंड। इसमें क्या आएगा कि ये इसके इक्वल आ गई मगर ये इसके इक्वल नहीं है। तो ये रेखाएं जो होती हैं वो पैरेलल लाइंस होती है। कैसी होती है? समांतर रेखाएं। और ये सदैव बराबर डिस्टेंस पर चलती रहती, कभी एक दूसरे से मिलती ही और जब तक रेखाएं मिलेंगी नहीं जब तक इनका कोई सोल्यूशन मिलेगा नहीं। यानी इस रेखा को कोई हल होता नहीं है। रेखाएं कैसी होंगी? समांतर रेखा या पैरेलल लाइंस, और इसका कोई हल नहीं। ठीक है, नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं है। अब देखो तीसरी टाइप, इसमें क्या होगा? रेखा के ऊपर रेखा। अब तो देखो ये हर जगह मिल रही है, देखो पॉइंट, हर पॉइंट इसका मिल रहा है तो इसका हर एक पॉइंट सोल्यूशन होगा। ठीक है, रेखा बोला जाता है संपाती रेखा या कोलिनियर लाइंस। कोलिनियर लाइन को कोइंसिडेंट लाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है,
अच्छा, इसमें एक चीज और पूछी जाती है, कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट, ठीक है। तो कॉन्सिस्टेंट लाइंस क्या होती हैं? यानी संगत रेखाएं। क्या कहा जाता है? ऐसी रेखाएं जिसका कोई भी हल प्राप्त होता हो, चाहे एक हो या एक से अधिक, ठीक है, वो कॉन्सिस्टेंट होती हैं। ठीक है, डेंट की बात नहीं चला, को इंसिडेंट अलग होता है और कॉन्सिस्टेंट अलग होता है। तो कॉन्सिस्टेंट में क्या होता है? एक तो देखो, इस कंडीशन में एक हल प्राप्त हो रहा है। कितना हल प्राप्त हो रहा है? इसमें क्या एक हल प्राप्त होता है, और इस कंडीशन में मेरे देखो, मैंने क्या दिखाया था, हल ही हल प्राप्त होते हैं। तो ये जो लाइन्स है ये कैसी है? संगत रेखा, यानी कॉन्सिस्टेंट। और ये जो होती है असंगत रेखा, ओके, इनकॉन्सिस्टेंट। देखिए, इन क्वेश्चंस में हल करने की कई विधियां होती हैं। एक ग्राफीय विधि हो गई, ठीक है, दूसरी हो गई प्रतिस्थापन, विलोपन, बज्र गुणनखंड, और हमारे सिलेबस में इसमें बज्र गुणनखंड आती नहीं। तो हम आपको जो पढ़ाएंगे, कौन कौन सी विधि पढ़ाएंगे? एक तो ग्राफीय विधि पढ़ाएंगे, विलोपन और प्रतिस्थापन, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसका पहला पॉइंट है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सवाल में इन्होंने लड़के और लड़कियों की संख्या यानी बॉयज और गर्ल्स के नंबर्स ज्ञात करने को बोला है, और हमें ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यही मानेंगे, माना लड़कों की संख्या, नंबर ऑफ बॉयज कितना मान लिया? माना लड़कियों की संख्या बराबर 22, ठीक है। अब कोशिश करते हैं हम वही माने जो सवाल में पहले दिया। पहले इन्होंने लड़के पूछे तो मैंने लड़के ही पहले माने, और लड़कियां बाद में तो लड़कियां। ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि आंसर नहीं आएगा गलत मानने से, नहीं, ऐसा नहीं। हम पहले ये भी मान सकते थे, पर कोशिश की जाती है कि पहले जो दिया है वही मान, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या किया जाता है, कंडीशनें दी होंगी। क्या दिया होगा? सवाल को पढ़ो, उससे कंडीशन निकालनी होगी। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि हमारी जितनी चीजें गायब है किसी भी क्वेश्चन में, या क्या क्या गायब है? नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, 2 चीजें गायब है। तो इस इक्वेशन को हम जब ही सॉल्व कर सकते हैं जब कम से कम 2 कंडीशन मेरे पास हो, ठीक है। यानी ऐसे कंडीशंस जो ज्ञात नहीं है, किसी भी सवाल में जितनी चीजें ज्ञात नहीं है, तो उतनी कंडीशन हमें ज्ञात होना जरूरी है, तभी वो हल किया जा सकता है। जिसमें यहाँ केवल 2 टर्म ज्ञात नहीं है, एक्स और वाई, तो 2 कंडीशन से ही काम चल जाता है। अगर मेरे पास ऐसा कोई सवाल आ जाए, चाहे एक्स, वाई और जेड 3 चीजें गायब हो, कितनी गायब हो? एक्स, वाई और जेड। तो इन्हें ज्ञात करने के लिए हमें कम से कम 3 क्वेश्चन ज्ञात होना जरूरी है, यानी 3 कंडीशन है, ठीक है। तो इन सवालों में फिलहाल हमारे पास 2 का ही सवाल आ रहा है, तो हमें कितनी कंडीशन दी गई होंगी? 2। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कंडीशन पहली क्या दे रखी है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कुल बच्चों की संख्या कितनी है? 10। अच्छा, कुल बच्चों में है कौन कौन? लड़के और लड़कियां। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितने आ जाएंगे? देखिए, क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कुल बच्चों की संख्या एक्स प्लस वाई। भाई, लड़के लड़कियां जोड़ देंगे, कितनी दी गई है? 10। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या दी गई है कि लड़कियों की संख्या जो है 4 अधिक है लड़कों से। किसकी संख्या ज्यादा है? अच्छा, ऐसी कंडीशन को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को पहले बराबर लिख लेते हैं। एक्स बताओ क्या है, लड़के या लड़कियां? मैंने एक्स माना है लड़के, वाई क्या मानी है? और सवाल कह रहा है लड़की जो है वो ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 4। तो कम कौन हुआ? लड़के। तो लड़कों को अगर हम और बड़ा कर दें 4 से, यानी 4 ज्यादा कर दें लड़के, तब तो बराबर हो जाएंगे। ऐसे ही कंडीशन की जाती है, पहले इक्वल बनाने की कोशिश की जाती है। क्या करते हैं, सवाल में जो भी कहा है उन्होंने वो इक्वल किया जाएगा। जैसे इन्होंने कहा है कि लड़कियां ज्यादा है, तो लड़कियां जितनी ज्यादा थे उतने लड़के भी ज्यादा कर दिए मैंने, या लड़कियां उतनी कम कर देते, माइनस का 4 कर देते, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ये कंडीशन नंबर बन गई मेरी, ठीक है।
अब क्या करना होगा, मुझे ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले इनकी कंडीशनें अलग अलग लेंगे। समीकरण एक के लिए या बाई इक्वेशन 1 क्या होगा, देखो यहां पर क्या दिया है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है, और बाई का मान निकालना होता है, यहाँ हो जाएगा 10। ये देखो इधर प्लस माइनस से आएगा एक्स, प्लस का एक्स है, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का एक्स। ठीक है। अच्छा आप देखिए समीकरण 2 के लिए, किसके लिए, समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 में क्या है, बाई का मान ऑलरेडी दे रखा है एक्स प्लस 4, तो अब हमें ये करने की जरूरत ही नहीं है, ये सीधे लिख देंगे। बाई का मान कितना है, एक्स प्लस 4। अच्छा देखिए अब मैं क्या करूंगा, यहां पर दो ऐसे पॉइंट निकालने हैं, क्या निकालना है, दो पॉइंट जिनमें एक्स और वाई का मान ज्ञात हो रहा हो। तो देखो पहला पॉइंट एक्स हम कुछ भी ले लें, मान लो हमने 3 ले लिया, क्या ले लिया 3। तो जैसे ही हम एक्स 3 लेंगे तो यहां पर 3 रखेंगे, क्या रखेंगे 3, यानी 10 माइनस एक्स, एक्स की जगह 3 रखो तो यहाँ क्या आ जाएगा 7, यानी 7 आ जाएगा। देखो 10 से 3 गया, ये वाला घटाना होगा यहाँ पर, तो ये क्या बचेगा। अच्छा यहाँ पर अगर मैं 6 रख दूं तो जैसे ही 10 से 6 घटेगा तो क्या बचेगा, क्या, देखो इन्होंने कहा है एक्स प्लस वाई बराबर 10, यानी इन दोनों को जोड़कर 10 हो रहा है, इन दोनों को जोड़कर 10 हो रहा है। कंडीशन लागू होनी चाहिए। अच्छा दूसरी कंडीशन इन्होंने जो कही है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। अब वो वाली कंडीशन के लिए देखो क्या होगा, अगर मान लो लड़कों की संख्या में 0 ले लूं, क्या ले लूं, तो लड़कियां उनसे 4 अधिक, लड़कियां कितनी हो गई 4। देखो यहाँ पर 0 रखो, 4, 0 प्लस 4 कितना आएगा, अगर मान लो मैंने 4 ले लिया, कितना ले लिया, तो 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा, यानी लड़कियां सदैव लड़कों से 4 अधिक रहेंगी। कोई भी कंडीशन होगा, 0 है तो 4 ज्यादा 4 आ गई, 4 है तो 4 ज्यादा 8 आ गई, पर मैं 6 रख देता हूँ, 6 4 10। ठीक है, ये क्लियर हो गया। देखो ये ग्राफ, ग्राफ में मैं ज्यादा कुछ सोचना नहीं है भी, आपको केवल इतना बनाना सीखना है। सबसे पहले देखेंगे एक्स की न्यूनतम वैल्यू जो है मेरी वो कितनी है 0, और मैक्सिमम कितनी है 6। ऐसे ही बाई की देखेंगे, न्यूनतम वैल्यू जो है वो 4 है और मैक्सिमम क्या है 8। देखो यहाँ 7 है, 4 है, 8 है, तो 8 सबसे बड़ा है। तो हमें कम से कम ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें बाई 8 तक जा सके और एक्स कहाँ तक जा सके 6 तक, कहाँ तक जा सके 6 तक। अगर यही निगेटिव में भी होती वैल्यू तो निगेटिव में भी बनाना जरूरी होता, या वैल्यू मैंने निगेटिव में नहीं ली है, तो हम देखो क्या करेंगे। अब देखो पहली वाली कंडीशन में क्या कहा है, जब एक्स का मान कितना होगा 3, तो देखो एक्स की तरफ हम जा रहे हैं, एक्स का मान 1 2 3, इस वाली लाइन पर 3 होगा, इस लाइन पर होगा। ग्राफ में देखना ये लाइन ऐसी जा रही होगी डॉट, ठीक है, इस लाइन पर एक्स का वैल्यू क्या होता है 3 होता है, तो उस पर हमें ऐसी जगह जाना है जहां बाई की वैल्यू कितनी दी गई हो 7। तो देखो बाई की वैल्यू 7 इस वाली लाइन में आती है, किसमें आती है इस वाली लाइन में, और एक्स की वैल्यू 3 देखो किस लाइन में आएगी, जो ये लाइन दी गई होगी। ठीक है, इस लाइन में वैल्यू कितनी आएगी मेरी 3। ठीक है, तो ये वाला जहां पर इंटरसेक्ट कर रही होगी दोनों लाइन, एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर एक्स का मान 3 भी होगा। देखो ये पूरी लाइन में एक्स का मान 3 होगा और इस पूरी लाइन में बाई का मान 7 होगा। तो जहां पर ये दोनों लाइनें काटेंगी वो ऐसा पॉइंट होगा जहां पर एक्स का मान 3 भी होगा, वाई का मान 7 भी होगा। बाकी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दूसरा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर दोनों वैल्यू सेम मिल जाए। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया 3 का मान 7। अच्छा दूसरा क्या है 6 पर कितनी होगी 4। तो अब हम चलेंगे एक्स की तरफ, एक्स का मान 6 कहां पर आएगा, यहां पर। किस लाइन की बात चल रही है, ठीक है। अब बाई का वैल्यू कितना है इस लाइन में 4, तो ये वाली लाइन जो है यहां पर इंटरसेक्ट किया है, ये क्या हो गया 6 का मान 4। तो ये लाइन ड्रा करेंगे हम, कौन सी लाइन ड्रा करेंगे
ये वाली। ठीक है, इस लाइन का नाम क्या होगा? x प्लस वाई बराबर 10, यानी x और y को जोड़ के कितना आ रहा है? अब दूसरी वाली देखो, 0,4। तो 0 पर क्या आएगा? 4। 0 पर आएगा भाई 0, y का मान 4 कहां पर आता है? यहाँ पर। 4 पर 8। तो देखो 4 पर क्या है? ये 4, और इस पर हमें कहां तक जाना है? 8 वाली ये लाइन आई, यहां पर आएगा 4, तो जब इस लाइन को हम ड्रा करेंगे तो देखो ये लाइन कहां से जाती दिख रही है मुझे? 3, 7 से। और ये लाइन जो है ये क्या हो गई? x प्लस 4 बार बराबर 5। ये लाइन ये हो गई। ठीक है, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है यही मेरी वैल्यू होती है। यहाँ पर x का मान कितना आ रहा है? मैंने बताया था इंटरसेक्टिंग ही तो वैल्यू होती है। तो इंटरसेक्टिंग पर x का मान आ रहा है 3 और y का क्या आ रहा है? 7। तो अतः x क्या माना था मैंने? लड़कों की संख्या। क्या माना था? x। x कितना निकल कर आया है? और लड़कियों की क्या माना था? y। कितना निकल कर आया है? देखो जोड़कर 10 आ गया और ये ज्यादा भी है 4। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 40 रुपए। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या चीज गायब है? एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य। और मैंने आपको बताया था कि जो चीज हमें ज्ञात नहीं होती उसकी हम पहले कीमत मानते हैं। देखो क्या है, एक पेंसिल का मूल्य, यानी हम मानेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, तो 100 रुपये मान लिया। अच्छा, एक कलम का मूल्य क्या मान ले रहे हैं? भाई। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है? देखो पहली कंडीशन, यहाँ पर 2 चीजें गायब है, तो कंडीशन मुझे कितनी बननी चाहिए? 2। तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जितनी हमारी चीजें गायब होंगी, जितने वेरिएबल्स गायब होंगे किसी भी क्वेश्चन में, उतनी कंडीशन बनना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स गायब हैं, x और y। तो देखो पहली कंडीशन क्या दी है बुक में, ये 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए। अच्छा, एक पेंसिल मेरी 1 रुपए की है, 2 पेंसिल कितने की हो जाएगी? 2x की 3, 3x की 4, 4x की 5, 5x की क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। जैसे पर मैं आपसे कहूं मैं एक पेन लाया हूं 5 रुपए का, तो 10 पेन कितने के हो जाएंगे? 50 के हो जाएंगे। पर मल्टीप्लाई तो की जाती है। ये कह रहे एक पेन है मेरा, सॉरी पेंसिल x की है, और इन्होंने पेंसिल परचेज जो की है 5 की है, तो 5 और x की मल्टीप्लाई क्या आएगी? 5x। यानी 5x जो है ये कीमत हो गई मेरी 5 पेंसिल की। ऐसे ही जो पेन यानी कलम लिए गए हैं वो 7 लिए गए। तो देखो कंडीशन क्या बनेगी, ये तो हो गई 5 पेंसिल की कीमत, और ये 7 गुणा बाई यानी 7y, ये कीमत हो गई मेरी 7 कलमों की। और ये दोनों कीमत मिलाकर जो मुझे पे करना पड़ा है वो कितना करना पड़ा है? 50 रुपीज। ठीक है, यही आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि देखो ये किया क्या जाता है, जो वो कहते हैं लैंग्वेज में वही हम इक्वेशन में बदलकर लिख देते हैं। उन्होंने कहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है? 50 रुपीज, 50 रुपए। तो देखो हमने एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य माना है, पेंसिल का एक x माना है, कलम का क्या माना है? y। 5 पेंसिल, इसका 5 गुना यानी 5 टाइम्स 5x, और 7 कलमों का मूल्य हो जाएगा 7y। दोनों के मूल्य को जोड़ेंगे तो कितना देना पड़ेगा? 50 रुपए। तो ये कंडीशन मेरी क्या बन गई? बन। अच्छा, सेकंड कंडीशन में क्या कहा? अब की बार जब उन्होंने परचेज किया है तो अब की पेंसिल जो की है वो 7 की है, यानी 7 की है, तो पेंसिलों की कीमत क्या हो जाएगी? 7x। और कलमों की जो कीमत हो जाएगी 5y की। 5 कलम की है और 7 पेंसिल की है। अब दोनों को मिलाकर मुझे जो पे करना पड़ा है वो करना हुआ 46 रुपए। कितने रुपए मैंने पे किए हैं? 46। अब मैं इन दोनों को सोल्व करूंगा और ये ज्ञात करना है x और y का मान। ठीक है, जो मेथड मेरा चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? ग्राफ मेथड। ठीक है, ग्राफ ये विधि। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था इसमें और इसमें दोनों में y का मान मैं अलग अलग 2 पॉइंटों पर निकालूंगा।
क्या करूंगा, इससे और इससे दोनों से पाई का मान निकालूंगा। कितने पॉइंटों पर, 2 पॉइंटों पर। ठीक है ना। समीकरण एक के, देखो हम क्या करेंगे, पहले इसके लिए अब हम वैल्यू निकालेंगे वाई की। तो देखो 5x प्लस 7y बराबर जो आएगा 50 आएगा। तो देखो ये 7y बराबर हो जाएगा 50 माइनस का 5x। ओके, अब ये हो गया 7y, तो 7 ये मल्टीप्लाई में, मैं इधर ले जाऊंगा डिवाइड में। 50 माइनस 5x डिवाइड में आया 7। अच्छा अब देखिए x और y की वैल्यू आई कितनी है, 50 माइनस 5x अपॉन 7। लास्ट क्वेश्चन में हमारा जो दिया गया था उसमें क्या दिया था कि उसमें डिवाइड में कोई भी वैल्यू नहीं आ रही थी। ठीक है, उसमें कोई वैल्यू डिवाइड में नहीं आ रही थी, तो हम कुछ भी x का मान ले लेते, y का मान हमारा सिंपल निकल आता। अब इसमें हम कुछ भी x की वैल्यू नहीं ले सकते हैं, लेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही अजीब हो जाएगा। देखो अब इसमें लेने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। अगर x की वैल्यू में देखो 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जैसे 0 निकालूंगा x का मान, तो y का मान क्या क्या आएगा ये देखो। तो देखो जैसे ही मैं 50 माइनस 5x निकालूंगा 50 आएगा, और अगर ये 7 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अच्छा यही अगर मैं यहाँ पर 1 लूं, तो जैसे 5 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 45 बचेगा। क्या बचेगा, अब 45 को भी 7 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। ऐसे ही अगर मैं 2 लूंगा तो यहाँ पर आएगा 40, 5 कम होता जा रहा है हर बार। 5 टू जा 10, क्या हुआ, 5 टू जा 10, तो यहाँ पर 10 कम करेंगे तो क्या बचेगा 40, और 40 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तब भी ये कटेगा। अब क्या लूंगा मैं 3, और 3 लूंगा तो यहाँ बचेगा 35, और 35 को 7 से डिवाइड किया जा सकता है। तो हमें एक वैल्यू मिल गई कि हमें क्या लेना चाहिए, 3 लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, ये पॉइंट समझ में आया। देखिए अब हमारी एक वैल्यू यहाँ पर मिल रही है 3, और जैसे ही मैं 3 ले रहा हूँ पाई का मान मेरा क्या निकल कर आया है 5। अब देखिए दूसरी वैल्यू, इससे आगे हम निकालेंगे। यहाँ पर जैसे ही मैं 5 4 जा 20 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बचेगा 30। ऐसे यहाँ पर 25 20 15 10 5 और 0। देखो 30 को भी डिवाइड नहीं दे सकते हैं हम, 25 को भी डिवाइड, 20 को भी डिवाइड नहीं दे सकते हैं, 15 को भी डिवाइड नहीं दिया जा सकता, 10 को भी 7 से डिवाइड नहीं दिया जा सकता, 5 को भी 7 से डिवाइड नहीं, मत 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड दिया जा सकता है। ठीक है, तो दूसरी वैल्यू जो मेरी आई x का मान 10 और y का मान कितना आया। अच्छा ये ना लेकर अगर मैं लेना चाहूं तो निगेटिव में भी देखो ले सकता हूँ। निगेटिव में लेना सिखा रहा हूं आपको। देखिए x का मान मैं लूंगा माइनस का वन, क्या लूंगा, तो 50 और ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। देखो x का मान -1 लगाऊंगा मैं, तो ये माइनस और ये इसका माइनस प्लस हो जाएगा। 5 जब ऐड करेंगे 50 में तो ये क्या आ जाएगा 55। अब क्या आएगा माइनस का 2, तो -2 लेंगे तो अब की 5 टू 10 8 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 60। ऐसे अगर मैं 3 लूं तब क्या हो जाएगा 65, अगर 4 लूं तो क्या हो जाएगा 70। अब देखिए ये भी 5 7 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, मत ये 7 से कट जाएगा। भाई देखो 55 नहीं कटेगा, 60 नहीं कटेगा, 65 नहीं कटेगा, 70 कट जाएगा। वैल्यू क्या आएगी 10। यानी मेरी दो वैल्यू जा रही थी, एक तो अगर इसका मान मैं 10 ले रहा हूं तो इसका मान क्या आ रहा था 0, और इसका मान अगर मैं -4 ले रहा हूं तो इसका मान आ रहा है 10। तो इन दोनों में से मैं कोई भी वैल्यू ले लूं मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे ही मैंने -4 लिया यहाँ क्या आ गया y का मान 10। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है मेरी, देखो अब कंडीशन बनेगी दूसरी समीकरण के, समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 क्या है मेरी, 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y बराबर 46। देखो यहाँ भी y का मान निकालेगा तो पहले आएगा 5y, ये प्लस का इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब क्या होगा ये डिवाइड में जाएगा, इधर देखो मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 46 माइनस 7x अपॉन 5। x और y का मान जो निकलेगा वो निकलेगा 46 माइनस 7x अपॉन 5। अच्छा देखिए फिर से मैं वही आपको समझा रहा हूँ, x का मान और 46 माइनस 7x और
5। ठीक है, x का मान अगर मैं 0 रखूं तो यहां पर जो आएगा मेरा वो आएगा 46, क्योंकि 7 की 0 से मल्टीप्लाई 0 ही आएगी, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 46, जो कि मेरा डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, दशमलव में आएगा, ये डिवाइड तो हो जा रहा है और ये किस में आएगा दशमलव में। अच्छा अब देखिए, अगर मैं 1 ले लूं तो 7 बन जा 7, यानी 7 सब्ट्रैक्ट होगा 46 से, तो बचेगा क्या 39, और 39 को भी हम कंप्लीटली 5 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अच्छा अगर मैं क्या लूं वैल्यू इसकी 2, क्या लूं 2, तो 14 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ बचेगा क्या 32, और 32 को भी डिवाइड नहीं किया जा सकता है। अच्छा अब क्या आएगा 25, भाई 7 कम होता जा रहा है, देखो इससे ये 7 कम, इससे ये 7 कम, इससे ये 7 कम, तो यहाँ क्या आएगा 5 आ जाएगा। 25/5, देखो 25/5 इजिकल टू 5 आ गया, नहीं आ गया। अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं, एक वैल्यू तो हमारी मिल गई 3 और 5, एक्स की वैल्यू आई 3, वाई की वैल्यू क्या आई है 5। अब दूसरी वैल्यू निकालें, तो देखो हम इधर के लिए चलते चले तो हो सकता है, चलो मैं यहीं से ये अब नहीं लिख रहा हूँ आपको, सीधे 7 कम करो, तो 25 में जैसे ही 7 कम करेंगे तो मेरा क्या आएगा 18, फिर 11, फिर क्या आएगा 4, तो अब ये निगेटिव में चलता चला जाएगा, इधर आने की संभावना मुझे जल्दी दिख नहीं, तो अब मैं फिर निगेटिव में चल रहा हूँ, कहा चल रहा हूँ निगेटिव में। देखिए माइनस का 1 लूंगा मैं, क्या लूंगा माइनस का 1, तो जैसे ही -1 लूंगा ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 53, और 53 को भी 5 से डिवाइड किया नहीं जा सकता। जैसे ये लूंगा मेरा देखो 14 हो जाएगा, 14 8 दूंगा, इसमें 7 और 8 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 60, और 60 को 5 से डिवाइड किया जा सकता है, कितना आएगा 12। तो मेरी जो दूसरी वैल्यू आ रही है वो आ रही -2 और 12। ठीक है, तो अब मेरे ग्राफ के लिए मुझे जो वैल्यू चाहिए थी वो मिल गई है। देखो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, लाइनें ड्रा करनी है। वैल्यू मेरे पास देखो पहली लाइन के लिए जो एक्स की आ रही थी वो आ रही थी 3, और वाई की जो आ रही है उसमें 5, और -4 और 10। देखो तो 3 एक्स की तरफ हम कितना चलेंगे 3, 1 2 3, और वाई की तरफ मुझे इस पर जाना है 5 पर, तो 3 की लाइन में मैं देखो ऊपर चलता चल रहा हूं, और कहां तक जाना है मुझे 5 तक। ठीक है, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा हमारा प्रतिच्छेद बिंदु, कौन सा ये वाला और ये वाला, इस पॉइंट का नाम हम क्या देंगे 3,5। अच्छा दूसरी लाइन में भी एक चीज देखिए आप, 3 5 है, माइनस का 2 और 12, तो ये एक चीज और याद कर लो, अगर किसी भी कंडीशन में दोनों में कोई सेम पॉइंट आ रहे हो, ठीक है, तो वही सोल्यूशन होता है हमारा क्वेश्चन का। तो यार सोल्यूशन तो हमें ज्ञात हो गया 3 5 3। फिर हम सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा। अगला पॉइंट अब हम निकालेंगे जो कि आ रहा है मेरा -4 और 10, एक्स है -4, तो -4 1 2 3 और 4, और ये जाएगा कहां पर 10, तो ये रहा 10। तो इससे जो लाइन आएगी मेरी इधर के लिए, और एक -4 से जो लाइन ऊपर के लिए जा रही हो, देखिए -4 से 10, तो ये हो जाएगा -4 10, ये दोनों एक ही लाइन के पॉइंट है, तो दोनों को हम मिला देंगे। ये लाइन में ड्रा करूंगा और ये इस तरीके से लगभग जाएगी। ठीक है, एक तो आप ग्राफ पर ही सही से बना सकते हैं, पर इसमें लगभग ये वैल्यू जा रही है मेरी। अब आप देखिए इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है मेरा 5x + 7y और इक्वल में दिया है 50। अब देखिए हमारी दूसरी लाइन के लिए मेरी वैल्यू जो है 3 और 5, तो 3 पर 5 देखो ये सेम इसी पॉइंट पर आ गई, और -2 पर कितनी है 12, तो -2 ये रहा, इस पर मेरी वैल्यू आएगी यहां पर।
ठीक है, ये दोनों, तो यहां पर -2, 12। जैसे ही हम इसे मिलाएंगे, ठीक है, तो ये लाइन का नाम क्या हो जाएगा? 7x + 5/46। तो अब देखो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही 3, 5 पर, तो यही मेरा सोल्यूशन हो गया। इसमें पहला वाला पॉइंट x का होता है, बाद वाला y का। तो 3, 5, और x माना क्या था मैंने? x माना था मैंने पेंसिल का मूल्य। अतः एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए, x का वैल्यू लगा दिया। अच्छा, अब एक कलम क्या माना था? बाई का मूल्य क्या हो जाएगा? बाई का मान कितना है? ठीक है, तो यही मेरा आंसर।